Hello everyone. Today I'll discuss about WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का जो डेवलपमेंट का थर्ड स्टेज था वो WWW का ही था। शुरू में ARPANET डेवलप होकर आया, उसमें TCP IP डेवलप हुआ, बाद में ईमेल सर्विसेज आई 80s में, उसमें न्यूज़ ग्रुप के फोरम्स वगैरह बने, ये सब बना। बट 90s में आने के बाद WWW ने पूरा कंप्लीट नेटवर्क चेंज ही कर दिया। उसके बाद से जो इंटरनेट की दुनिया है वो पूरी बदल गई। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, टिम बर्नर्स-ली ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया इसको। उसके बाद से तो एकदम से चेंजेज आ गए। ठीक है, बाद में ब्राउज़र, मुझे एक ब्राउज़र आ गया तो फिर इसके लिए एक इंटरफेस भी मिल गया। तो है क्या है WWW और इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्लीट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टर्म्स जो हमें जानना चाहिए। आज का हमारा पूरा कंप्लीट डिस्कशन इसी पे, वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ल्ड मीन्स पूरा संसार, वाइड मीन्स फैला हुआ, वेब मीन्स जाल। वर्ल्ड वाइड वेब पूरा जाल जो फैला हुआ है वेब पेजेस का, पूरा कंप्लीट उसी की कहानी है। एक्चुअली जो हमारा नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर से या फिर जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं जो कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के एक दूसरे से, डिफरेंट लाइन्स कनेक्टेड हैं, डिफरेंट वाइन्स कनेक्टेड हैं, सब कुछ पूरा कनेक्ट होकर ओवरऑल जो इंटरनेट बनाता है। और डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। तो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, फाइबर है, केबल है, STP UTP, सब डिफरेंट टाइप का, कौन कैसे कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ लोकेशंस में, सब कुछ जितना पूरा अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क है जो सब कंप्लीट कनेक्टेड है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबको ढक देना एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन किससे कनेक्टेड है। जो हमारा जो क्लाइंट होता है उसके लिए सब कुछ ढका हुआ होता है, कंप्लीट हिडन होता है। ऑन द टॉप ऑफ द इन कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस इज नोन टू ए distributed system, and the biggest example of the distributed system is world wide web WWW। तो WWW की सर्विसेज से सब कुछ हिडन हो गया है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड सर्विसेज है इसमें, हाइपर टेक्स्ट वगैरह और दूसरे सर्विसेज होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, ज़्यादा करके हाइपर टेक्स्ट वाले ही होते हैं। सब कुछ कंप्लीट सेटअप हो जाता है, ढका होता है। यूजर को ये फील होता है कि हम यहीं पे हम अपने रिक्वेस्ट दे रहे हैं, यहीं पे हमें रिप्लाई मिल जा रहा है। उसे ये नहीं पता होता है कि हमारा रिप्लाई कहाँ से आया है, दुनिया के किस कोने के किस सर्वर से हमारी सर्विसेज पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो ये WWW के इन्वेंशन से ये हुआ और कंप्लीट एक सीमलेस कम्युनिकेशन मिला लोगों को, कंप्लीट सीधे सीधे यूजर फ्रेंडली बहुत मिला। तो ये है इसका मैजिक WWW का। तो चलिए इसके वन बाय वन एक टर्म को देखेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो इसमें जो सिंपलेस्ट होता है WWW में जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पेज बनाने का, वो हाइपर टेक्स्ट से है। मीन्स ऐसा टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट का ऐसा फॉर्मेट होता है जो टेक्स्ट कहीं ना कहीं दूसरे टेक्स्ट पे, नॉर्मल टेक्स्ट जो होते हैं उससे डिफरेंट होता है। ये टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से लिंक होता है, इसलिए जब हाइपर टेक्स्ट लिंक में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हाइपर लिंक बनवाते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड जिसमें इसको हाइपर टेक्स्ट को लिखते हैं। और वो डिफरेंट, नॉर्मल टेक्स्ट डिफरेंट होगा तो वो जो लिंक होगा वो लिंक सेम पेज पे हो सकता है या फिर दूसरे पेज पे हो सकता है। इट मीन्स इंटरलिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है WWW में। तो जो एक पेज बनता है उसे वेब पेज बोला जाता है। इसको हम एक बुक का एक पेपर मान सकते हैं कि एक पेज ये है हमारा। ठीक है, इसी तरह से इस वेब पेज के कलेक्शन से एक बुक जो बनती है हमारी, पेज के कलेक्शन से जिस तरह से बुक बनती है, इसी तरह से वेब पेज के कलेक्शन से हमारा वेब साइट बन जाता है। उसमें कई पेजेज होते हैं, एक मेन पेज होगा और फिर उसके बाद अदर पेजेज होंगे। तो जो मेन पेज या होम पेज हो सकता है और उसके बाद ये हो और सब डिफरेंट पेजेज होंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ बुक्स का जो कलेक्शन हो गया, एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय हो जाए, उसी को WWW बोल सकते हैं एनालॉजी में। मीन्स ऐसे ही ढेर सारे वेबसाइट्स, वेब सर्वर, सबका कलेक्शन जो होता है कंप्लीट सब चारों तरफ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उनका पूरा कंप्लीट कलेक्शन को बोला जाता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो फिर से हम बता रहे हैं आपको कि वेब पेज मीन्स एक सिंगल पेज है, वो हाइपर टेक्स्ट से बना है, हाइपर टेक्स्ट बेस्ड ही होता है WWW। तो हाइपर टेक्स्ट बेस्ड है तो हाइपर टेक्स्ट बेस्ड है तो हाइपर टेक्स्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट, उससे डिफरेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस पर क्लिक करने पे ज़्यादा करके इसमें हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं ये लिंक से कनेक्टेड होता है। इस पर क्लिक करने पे वो दूसरे और टेक्स्ट डिफरेंट होता है, वो दूसरे किसी लोकेशन पे भेज देता है या दूसरे पेज पे भेज देता है या फिर उसी पेज के दूसरे पोर्शन पे भेज देता है। शुरू से हम लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट से होम पे आ जाएंगे, कहीं पे लिंक बन जाता है और वहाँ पे जाने के बाद हाइपर लिंक जहाँ पे होता है तो हाथ जैसा शेप बन जाता है। अगर माउस वहाँ पे ले जाते हैं पता चल जाता है कि हाइपर लिंक है, ये नॉर्मल
इस तरह से बन जाता है कंप्लीट, तो इसलिए उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज डेवलप होके आई, जो कंप्लीट जिसमें लिखा गया है, उसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट को मार्किंग के लिए जो लैंग्वेज डेवलप है, इसकी लैंग्वेज है, उसे HTML बोलते हैं। ये डेवलप हुई, और फिर ये जब HTML हमारा डेवलप हो जाता है तो ओबियसली ट्रांसमिशन का भी वर्क होगा, ये डिफरेंट वे पे सर्वर्स पे जाएगा, फिर अपलोड होगा, डाउनलोड होगा। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, नियम कानून, उसको बोला जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये नॉर्मल हो गया। और भी क्या क्या होता है इसमें, ऑन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, अभी मैं डिटेल में थोड़ा बहुत और भी डिस्कस करूँगा आपको। तो ये रिलेटेड टर्म्स हम www का ही बता रहे हैं आपको, क्या क्या है, क्या चीज़ें आती हैं। एक तो हाइपर टेक्स्ट हो गया, फिर हाइपरलिंक उस चीज़ बनता है, फिर HTML उसकी लैंग्वेज है, और फिर कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसे HTTP बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये एक वेब पेज जो हाइपर टेक्स्ट का कलेक्शन है, उसमें नॉर्मल टेक्स्ट भी होंगे, हाइपर टेक्स्ट भी होंगे, एक पेज होगा पेज की तरह, वो जो हमारा ओपन होकर आएगा। अब इसी तरह से रिलेटेड वेब पेज का जो कलेक्शन होगा वो वेबसाइट हो जाता है, एक तरह का वेब पेज। जैसे किसी कोई एक साइट है तो उससे एक तरह के ही वेब पेज होंगे, उसमें रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो वो कलेक्शन इस तरह का जो होगा वेबसाइट होगा। वेबसाइट में एक होम पेज, और फिर जैसे एक बुक है तो जिस टॉपिक पे बुक है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही रहेगा। कंट्रोल सिस्टम पे बुक है तो कंट्रोल सिस्टम का जो मेन टॉपिक होगा, फिर और सब रिलेटेड चीज़ें होंगी। या फिर आपका जो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का है तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो मेन कवर होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड ही मटेरियल होंगे उसमें, उस पूरी बुक में। तो यही है कि जो वेबसाइट होगा, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, मतलब एक तरह के होंगे और सब एक दूसरे से लिंक हुए होंगे, क्योंकि एक पेज से दूसरे लिंक करने पे दूसरे पे जाएगा, फिर ये जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस से लिंकिंग हुई, वो पूरा कंप्लीट वेबसाइट हो जाता है। और इसका जो डेटाबेस है, जहाँ पे इसे हम सेव करके रखते हैं सब डेटा, पूरा कंप्लीट वेब पेजेस का पूरा कलेक्शन होता है, जिसे कहीं पे भी किसी भी कोने में दुनिया के रख सकते हैं, वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। वो होता है आपका वेब सर्वर। सर्वर का काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। तो वेब सर्वर है, इन वेब पेजेस वेबसाइट्स को स्टोर करके रखने के लिए क्या होता है, आपका वेब सर्वर यूज होता है। और अब जो हम वेब पेजेस डेवलप करते हैं, वेब सर्वर पे स्टोर करने को वहाँ पे रखें जिससे कि और लोग उसे रिट्रीव कर सकें, यूज कर सकें, तो उसे स्टोर करने के स्टेप को बोलते हैं अपलोडिंग। कोई वेब पेज हम जो डेवलप करते हैं, जो भी डेवलप होता है, उस पोर्शन को, या फिर हम कोई रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं उस सर्वर के पास, तो जो भी अपलोड हो रहा है डेटा, जा रहा है डेटा, उसे अपलोडिंग बोलते हैं। वहाँ पे सर्वर पे स्टोर करने को अपलोडिंग बोलते हैं। और फिर सर्वर से हम क्लाइंट साइड कोई डेटा ले रहे हैं, रिट्रीवल हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा डाउनलोडिंग। ये डाउनलोड करना हो गया। तो सामान्यतः हम लोग डाउनलोडिंग ज़्यादा करते हैं, अपलोडिंग कम करते हैं। अपलोडिंग बहुत कम परसेंट होता है, ज़्यादा करके डाउनलोडिंग ही होती है, ठीक है। ये डाउनलोडिंग है। अब जो हमारे वेब पेजेज हैं या वेब सर्वर्स हैं जिससे हम कम्युनिकेट अभी कर पा रहे हैं, तो इन सब के लिए एक इंटरफेस या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन विद द सर्वर। कि हम उस वेब पेज से, जिस भी पेज से वेब सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसको सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जो सॉफ्टवेयर होगा उसे बोला जाएगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस का वर्क करता है वेब पेजेस के लिए, कि हम कौन से वेब सर्वर से हम कनेक्ट हो रहे हैं। वेब ब्राउज़र पे हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हमें लगता है कि हमने वेब ब्राउज़र पे कोई रिक्वेस्ट दी, सर्च किया, यहीं मिल गया, ठीक है। हमें तो सिर्फ वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस है वही पता चल रहा है, लेकिन वो सर्च हो के किस वाले पर्टिकुलर सर्वर से आया, हमने कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्च किया तो वो हो सकता है कोई कनाडा में सर्वर रखा हो, वहाँ से हो, एक कोई सिडनी में रखा है, वहाँ से कोई सर्वर है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई हो सर्चिंग में, या फिर कोई बंगलुरु में है पड़ा, वहाँ से आया है। दुनिया के किस कोने से आया और कौन कौन सा उसने नेटवर्क यूज़ किया, ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ किया, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए काम करना है। हमारे में तो सिर्फ ये दिखेगा कि हमने यहाँ सर्च किया, हमें मिल गया, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र इंटरफेस है जो प्रोवाइड करता है सीधे सीधे। तो यही www की खासियत भी है। फिर वेब पोर्टल है, वही इसी से कंप्लीट है। वेब सर्वर्स वगैरह का जो पूरा कलेक्शन होता है, जैसे वेब पोर्टल के एग्जांपल्स आपका google.com वगैरह, पूरा कंप्लीट हर तरह की चीज़ें एक जगह मिल जाना। पोर्टल मीन्स यही होता है, सब कुछ एक साथ मिल जाना। तो कई तरह के कलेक्शंस जो होते हैं, कलेक्शन ऐसे कर सकते हैं वेब्स का, उसे वेब पोर्टल बोला जाता है। तो उसमें सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है। गूगल्स के थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हैं पूरी दुनिया में। गूगल, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं गूगल से हम आप फेमिलियर हैं, गूगल के थाउजेंड्स ऑफ फेमिलियर हैं। आप इंडिया में रखे google.com टाइप करते हैं तो google.co.in में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स गूगल का कमर्शियल इंडियन साइट है वो। फिर google.co. अगर हम यूके में कर रहे होते हैं, google.com ही टाइप करेंगे तो अपने आप google.co.uk वाले पे चला जाएगा, ठीक है। वो ऑप्टिमाइजेशन उनकी टेक्निक्स है कि कहाँ कौन सर्वर यूज़ करते हैं। कई बार डिफरेंट बॉटलनेक प्रॉब्लम से होती है कहीं सर्चिंग में, कब पाथ में, तो दूसरे अल्टरनेट पाथ से होते हैं। ये इंटरनेट की ब्यूटी है
कि वो मल्टीपल पाथ फॉलो करता है। एक लिंक गड़बड़ दूसरे वाले से जाएगा, ये करेगा, फ्लडिंग होती है तो मल्टीपल पाथ, एक डिस्ट्रॉय हो जाता है पाथ तो दूसरा पाथ ढूंढने लगता है। यही इंटरनेट की शुरुआत ही है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। और पूरी तरह जो पाथ होगा इसका कि वो अगर एक पाथ डिस्ट्रॉय होता है दूसरा देखेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट पाथ ही इसकी ब्यूटी है, वही इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही है। तो जैसे बताया मैंने, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर से गूगल के, तो चारों तरफ से ऑप्टिमाइज्ड होकर हमारे पास सब चीज़ें आती हैं जो ज़रूरत होती है। और जो हम ढूंढते हैं, जो चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं और उसका जो पता होता है उसे बोला जाता है URL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो भी हम टाइप करते हैं www.google.com, यही URL हो गया, पता हो गया उसका। जैसे हमें फ़ोन कहीं पर डायल करना है तो फ़ोन नंबर में हम ढूंढते हैं ना किसके नाम का फ़ोन है, ऐसे तो फ़ोन नंबर ही डायल कर सकते हैं। नंबर डायल करेंगे तो नंबर डायल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली नंबर डायल होगा ही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इतने नंबर याद नहीं रख सकते, इसलिए क्या करते हैं, उनके नाम से सेव करके रखते हैं। वो नाम से करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ही डायल होगा, चाहे जिस नाम से हमने सेव कर रखा है। तो ये सब है क्या, ये यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, जो हम जिस पते पे जिस सर्विस को हम लेना चाहते हैं वेब से, उसके लिए जो तरीका है जो पता है जो सर्विसेज लेने का, वो है आपका URL के थ्रू। URL एक पता है, एड्रेस है। तो URL का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो प्रोटोकॉल, एड्रेस और पाथ, 3 पार्ट का होता है। तो जैसे हमारा प्रोटोकॉल एग्जांपल के लिए हो गया http:/, देखिए डबल स्लैश है, उसके बाद एड्रेस कुछ भी एड्रेस हो गया, फिर पाथ हो गया। तो ये एड्रेस वाला जो पोर्शन होगा, जैसे हमारा हो सकता है कि google.com हो, बस सिंपल यही हो जाए, पाथ उसके अंदर ना हो, यही सर्वर हमारा सर्च किए। या फिर ये हो सकता है कि हमने ये नहीं किया है, यहाँ पे एक www के हम सर्विसेज यूज करें, www.microsoft.com, ये करें। फिर उसके बाद उसके अंदर इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर कोई पाथ है, इसके अंदर मान लीजिए हमने होम लिखा है, तो इसलिए कहाँ चला जाएगा, वो होम वाले पोर्शन पे एक होम का फोल्डर होगा या फिर वेब पेज होगा, इस सर्वर का छोटा सा पार्ट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल ये क्या यूज किया गया यहाँ पे, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कुछ बैंकिंग की साइट है कोई और, तो वहाँ पे हम पता चला इस तरह के कोई एग्जांपल और लीजिए URL का, HTTPS फिर कॉलन फिर ये, फिर मान लीजिए हमारे पास साइट है www.onlinesbi.com, ठीक है, ये खुल गया हमारा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, HTTP की जगह पे HTTPS आ गया। ये प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, कैसे अलग होते हैं, ये एक प्रोटोकॉल का डिस्कशन हम फिर आपको बताएंगे किसी दिन, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं। अब ये बस जान लीजिए कि बैंकिंग साइट में येस यूज होता है, बस इतना ही भी बता दे रहे हैं। इसका डिटेल हम जब लेक्चर एक लेंगे इस पर भी, तो फिर और डिटेल बताएंगे। ये वर्ल्ड वाइड वेब बेस्ड भी हो सकता है, और कुछ ऐसी भी साइटें हो सकती हैं जो इसके बेस्ड भी ना भी हों, डायरेक्ट है onlinesbi.com, ठीक है तो वेब पे ही वो कंप्लीट, लेकिन वो सिक्योर होके टनलिंग करके भी होती है, ठीक है। ये तो अनदर इशू है। या फिर इसी तरह से आपका हो सकता है कोई आपने प्रोटोकॉल FTP का यूज कर लिया, कोई एग्जांपल FTP का है, FTP और कोई भी सर्वर किसी ने बना रखा है, मान लीजिए DTU.FTP किसी ने बना रखा है अपना, AC.in किसी ने अपना एकेडमिक वाले ने FTP बना रखा है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP से थोड़ा डिफरेंट काम करता है, बल्क ट्रांसफ़र काम आता है, कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन HTTP और HTTPS से डिफरेंट हो जाते हैं। HTTPS सिक्योर ब्राउजिंग के लिए होता है, ये नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, FTTP फाइल का बल्क ट्रांसफ़र के लिए होता है, ठीक है, सबके अपने। या फिर न्यूज़ ग्रुप का भी हो सकता है प्रोटोकॉल। तो ये पहला पोर्शन प्रोटोकॉल URL में होता है, दूसरा एड्रेस कुछ भी हो सकता है, फिर पाथ, उस मतलब जिस भी हम सर्वर पर जा रहे हैं जो URL है उसके अंदर भी कोई होम हो सकता है, फिर किसी और पेज पे भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट उसी पेज पे। तो ये जनरल फॉर्मेट है URL जो यूज होता है www में, सामान्य रूप से इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। और क्या ज़रूरत होता है इसमें, सर्च इंजन्स होते हैं क्या, जिससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं www। सर्च इंजन्स होते हैं कि जो हम ढूंढते हैं, जो पुराने सर्च इंजन्स हैं MSN.com, yahoo.com, lycos.com, फिर 2000 के आसपास google.com आ गया, फिर उसके बाद से फिर और सर्च इंजन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है अभी पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सर्च इंजन्स बने हैं। सर्च इंजन्स का काम है कि हम जो भी डेटा सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, ग्राफिक्स हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। सर्च करने के लिए उसका जो भी हम
वेब सर पेजेस बनते हैं उसमें एक मेटा डेटा होता है, मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मतलब वो पेज किसके बारे में, पूरा हमारा जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है उसी डिस्क्रिप्शन से मैचिंग करता है, टैग्स या डिस्क्रिप्शन से, फिर वो सर्चिंग करता है। इसके लिए सर्च इंजन्स की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स में बोट का एक कॉन्सेप्ट आता है, सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। एआई का कॉन्सेप्ट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। बोट रोबोट का शॉर्ट नेम है, जो कि इसके लिए भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में उसे बोट बोल दिया जाता है। रोबोट जैसे काम करता है उसी तरह से ये भी सर्चिंग के लिए सेंसिंग करता है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का बोट है, सॉफ्टवेयर बोट बोलते हैं, इसलिए बोट वाले टर्म यूज़ किया जाता है। तो आजकल बोट का कॉन्सेप्ट और भी जगह बहुत जगह यूज़ किया है, हेल्प डेस्क की तरह यूज़ करते हैं। आप कोई भी साइट खोलिए, बहुत से ऐसे अच्छी साइट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ही हमने मान लीजिए TataSky.com को किया तो तुरंत ही एक बोट ओपन हो जाता है, वो बोलता है मे आई हेल्प यू। तो आप वहाँ टाइप करते जाएंगे, सीधे सीधे इंटरेक्ट करने के लिए कोई बैठा है, वो आपका रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर ही रिप्लाई कर रहा होगा। आपको हमें लगेगा कोई बैठा है हमारा रेगुलर कर रहा है, हमेशा जरूरी नहीं कि रेगुलर करे, सॉफ्टवेयर ही करेगा। जब जरूरत होती है तब फिर वहाँ पे जो कंप्लीट होता है। तो इस तरह के सेटअप बना रखे हैं, सेटअप कर रखे हैं, सॉफ्टवेयर रिप्लाई होती है। ऐसे ही और काफ़ी साइट्स में, तो बोट का कॉन्सेप्ट है वो। बोट रोबोट का ही शॉर्ट टर्म है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर रोबोट जो होता है उसको बोट बोला जाता है। जनरल टेक्नोलॉजी एआई का कॉन्सेप्ट है। चलिए हम उधर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो फिर एक अनदर फील्ड हो जा रही है। अब सर्च इंजन है, इस तरह के डिफरेंट सर्च इंजन से हमें जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और मिलता है हमें। तो एक टर्म और यहाँ पे आता है कि जो हम इंटरनेट पे जो भी कुछ ढूंढ रहे होते हैं और जो यूज करना है इंटरनेट को, जो बोला जाता है सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग टर्म है। सर्फिंग मीन्स उसमें कुछ भी ढूंढना, सर्च करना, डिलीट, वो डाउनलोड करना, अपलोड करना, ये सब पूरा इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं उसे नेट सर्फिंग बोला जाता है या फिर इंटरनेट सर्फिंग बोला जाता है, एक टर्म है ये, ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग। अब www को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेज है, मैंने बताया शुरू में HTML है, लेकिन सिर्फ HTML तक लिमिटेड नहीं है, तो स्टैटिक होता है। बाद में फिर इसका एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, इसमें टैग्स की बाउंड्री नहीं होती, नंबर ऑफ टैग्स अपने से हम डिवाइड करते हैं। टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है HTML, डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं। और XML में भी टैग्स होता है, बट इसमें अनलिमिटेड टैग्स हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग फीचर्स में, उसमें कई बाउंडेशंस कम होती हैं XML में, ठीक है, वो सब भी यूज करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम HTML का कोई पेज बनाना चाहते हैं तो हम अपने से भी ड्रीम वेवर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज या फिर MS वर्ड में भी कर सकते हैं। MS वर्ड में हमने कुछ टाइप किया, ठीक है, उसको सेव एज .doc डॉक्यूमेंट फाइल न सेव करके या .docx न सेव करके सेव एज .html करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पेज होगा हमारा वो HTML की तरह से हो जाएगा, वेब पेज की तरह ओपन कर सकते हैं, ब्राउजर में खुलेगा फिर वो, ठीक है। तो हम किसी जो भी वर्ड प्रोसेसर्स हैं सब में ये कर सकते हैं, ठीक है। ड्रीम व्यूवर अगर इन सब में तो और आसानी से बनता है डिजाइनिंग करके सीधे। आजकल तो हर चीज़ ऑटोमेटिक डिजाइन होकर किसी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वर्ड में हमने टाइप किया, उसे PDF में भी कर सकते हैं, ठीक है। PDF में सीधे सीधे सेव हो जाएगा, सेव एज PDF या फिर सेव एज HTML, इस तरह से हो सकता है। तो ये सब फीचर हैं, यहाँ पे कर ही सकते हैं। लेकिन इस HTML के नॉर्मल HTML में अभी आजकल तो कम यूज हो रहा है, इसमें DHTML या फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए और भी बहुत टूल्स यूज कर रहे हैं। तो आजकल अभी जो HTML का वर्जन चल रहा है HTML5, जो कि बहुत पॉपुलर है, 5th वर्जन इसका HTML5 वो पॉपुलर है काफ़ी, उस पर काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये इसके साथ और भी स्क्रिप्टिंग के लिए चीज़ें यूज की जाती हैं। इसमें CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिससे कि वो डायनेमिक रहे, ये सब चीज़ें जो भी वेब पेजेस हैं डायनेमिक रहे। जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है, AngularJS, Node.js, जावा स्क्रिप्ट के भी कई टाइप्स वैसे यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक होता है DOM, ये सब भी यूज होता रहता है। अजाक्स होता है, जावा अपलेट्स वगैरह तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करते हैं आजकल, इस और सब में नहीं। VB स्क्रिप्ट ये भी यूज होता है, विजुअल बेसिक का स्क्रिप्ट, ये सब क्लाइंट साइड में यूज करते हैं, ये सब कंप्लीट। और भी चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए बूटस्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बूटस्ट्रैप को यूज होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब हम जो भी वेब पेज ओपन करते हैं हम उसको बहुत स्मार्ट डिवाइसेस, छोटे डिवाइसेस यूज करें तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले, उसी के हिसाब से टैबलेट पे जाए तब कर ले, बड़ा मॉनिटर हो तो उस पर बड़ी कर ले, बड़ी स्क्रीन पे जाए फिर अकॉर्डिंगली बड़ा हो जाए। ऐसा ना हो कि पता चला सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर किसी को बैटिंग चल रही है और पता चला हमने मोबाइल पे देखने आए तो उसका सिर्फ सर दिख रहा है या फिर बैट दिख रहा है, और फिर हम TV भी देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट दिख रहा है वो बैट मारते हुए। ऐसा तो होता नहीं है, पूरा अकॉर्डिंगली छोटा हो जाता है और फिर हम पूरा वहाँ भी देख पाते हैं, चाहे मोबाइल पे देखें क्रिकेट, चाहे TV भी देखें या बहुत बड़ा उस पर कंप्लीट देखें, सब जगह उतना ही दिखता है। ऐसा इसलिए हो पाता है, दिस इज़ ड्यू टू द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, उसके साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह की वेबसाइट। ये तो TV देखने का ट्रेंड है। इसी तरह वेब पेजेस भी जो होते हैं वो भी एज पर डिवाइसेज, एज पर स्क्रीन साइज अपने आप को एडजस्ट कर सके तो उसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं।
तो उसकी भी टेक्निक्स काफ़ी डेवलप हो गई हैं, उसमें बूटस्ट्रैप यूज होता है। इसी तरह से और भी सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। कुछ नाम मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, नाम आप सुने रहिए, हमें ये नहीं कि पूरा आप सीखने ही जा रहे हैं, लेकिन आप कम से कम www से रिलेटेड चीज़ें जानें और क्या क्या है, क्या चीज़ें जान सकते हैं, वो बस आइडिया हमारा देना था। फिर सर्वर साइड में प्रोग्रामिंग के लिए पर्ल यूज होता है। पर्ल स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसकी प्रोग्रामिंग सर्वर साइड जब प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी HTML की तब यूज़ करते हैं। PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर यूज होता है। MySQL के साथ या SQL के साथ एम्बेड होकर यूज होता है बहुत बार। जावा सर्वर पेजेज JSP, एक्टिव सर्वर पेजेज JSP, VB स्क्रिप्ट विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, रूबी ऑन रेल्स ये यूज होता है। और फिर इस एक कॉमन गेटवे इंटरफेस इसके लिए भी डिजाइन होता है जो कि डिफरेंट सर्वर्स और क्लाइंट्स को इंटरफेस करता है। ठीक है, ये सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी www का एक कंसोर्टियम है, वो बहुत पॉपुलर है, जिस पे आप कुछ भी सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। W3C बोलते हैं उसे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। इसकी साइट है, आप जाएंगे, जितने भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड लैंग्वेजेज हैं, आप अपने से भी सीखते हैं। वहाँ पर इतना फैसिलिटी दी है, ट्यूटोरियल छोटे छोटे दिए हैं। आप कोई भी छोटा चीज़ रन कराइए तो वहीं पर सीधे सॉफ्टवेयर को बिना इंस्टॉल किए हुए वहाँ टूल्स दिए हुए हैं, उसमें छोटे छोटे विंडो में वही रन भी हो जाएगा, आप सीखते भी जाएंगे, ये कर सकते हैं। तो W3C पे जाके जो भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको सीखना है, एकदम बेसिक लेवल से चीज़ें जाके HTML5 CSS3 या फिर इसके बाद बूटस्ट्रैप जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं, जावा स्क्रिप्ट, सब आप डिटेल में सीख सकते हैं और अपने से सीख सकते हैं। अब इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं कि अपने से हम सीख सकते हैं। हम एक इंस्पिरेशन के लिए आप बता भी रहे हैं कि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी 65 ईयर्स की एज में उन्होंने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखी थी। पहली बार कंप्यूटर, 2-3 कंप्यूटर उनके लड़के ने परचेज किया था कहीं पे, तो वो उनसे मंगा के और एक कंप्यूटर लिया था। उन्होंने जान रहे थे कि अगर इस पर टेक्नोलॉजी भी बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे तो उनसे बात होती थी, तो वो सोचते थे कि हम खुद ही सीख के जाएँ तब बात कर पाएंगे। वो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ही सीखा और रातों दिन पर डे कई सीख के 1 महीने में पूरा एक्सपर्ट हो गए। टाइप करना, वो सब करना, बेसिक लैंग्वेज उन्होंने सीख लिया था और छोटा मोटा चैटिंग वगैरह भी कर लेते थे। तब उस समय विंडोज़ वगैरह ठीक से डेवलप नहीं था, उस समय उन्होंने अपने से मैनुअल्स ले लेके अपने सीखा था। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और फिर आप सीखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप किस स्ट्रीम से हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, आप आर्ट साइंस के हो, साइंस के हो, इंजीनियरिंग के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो वेब वगैरह आप कभी भी सीख सकते हैं। और इसके लिए नंबर ऑफ़ टूल्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं इतने अच्छे से। तो खुद ही वर्ल्ड वाइड वेब खुद ही ट्यूटोरियल डिफरेंट टाइप के प्रोवाइड कराता है, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराता है। आप उसके साइट पर खुद ही जाके कर सकते हैं। उसके लिए W3C बना हुआ है जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करता है लैंग्वेजेस के, और उनके ट्यूटोरियल्स भी दे रखा है। तो इसे आप देख के यहाँ पर www के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हमें यही बताना था कि किस तरह से लाइब्रेरी जो www है, ये पूरा लार्ज स्केल कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेज है, वेबसाइट्स है, वेब पोर्टल्स है। ठीक है, मीन्स डिफरेंट बुक्स का कलेक्शन है। वेब पोर्टल वेबसाइट मीन्स बुक्स थी हो गई आपकी, और फिर वेब पेजेस से ही वेबसाइट भी बनी है। तो ये इसके बारे में क्या क्या टर्म्स आते हैं ये हमने बताया, URL क्या होता है वो बताया मैंने। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं रिलेटेड, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल्स वगैरह। आज के लिए मैं अभी आप यहीं पर स्टॉप करता हूँ, लेकिन एक चीज़ पूछूंगा कि www को कौन इन्वेंट किया था। थैंक यू।